यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है रिस्पॉन्सिव क्लासेस में। 2026 के लिए ये मॉडल पेपर है, समाज शास्त्र का मॉडल पेपर है, जो आपके 25 फरवरी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ में प्री बोर्ड परीक्षा में सेम मॉडल पेपर पूछा जाएगा। और बोर्ड परीक्षा में सेम ऐसे ही आपको पेपर देखने को मिलेगा, जिसमें आपको बोर्ड परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन भी आपके फंसेंगे। अगर आप मेरे द्वारा कराए गए सभी मॉडल पेपर को सॉल्व करते हैं तो आप ज़रूर 95+ मार्क्स समाज शास्त्र में स्कोर कर पाएंगे। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं, आपका पूर्णांक कितने है, 100 नंबर का आता है। यहाँ आपका पेपर कोड लिखा होगा, ये अनुक्रमांक होगा। यहाँ अपना आप नाम लिख सकते हैं पेपर में, सिर्फ प्रश्न पुस्तिका में अपना, उत्तर पुस्तिका में अपना नाम नहीं लिखना है। समय आपको मिलेगा बच्चों 3 घंटा 15 मिनट। 15 मिनट आपको सिर्फ प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है, पेपर एनालिसिस करने के लिए निर्धारित किया गया है। और इसके कुछ सामान्य निर्देश हम यहाँ पे देखते हैं कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उनके सामने दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है, यानी कि बच्चों 10 MCQ आएगा और सारा MCQ आपका फंस जाएगा यहाँ से। प्रश्न संख्या 11 से 20 तक के लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर आपको लगभग 25 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग आपको 50 शब्दों में देना है बच्चों। और प्रश्न संख्या 27 से 29 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है। ये आपका कुछ पेपर का पैटर्न इस प्रकार है। अब बच्चों, हम आगे आपको बताएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। तो बहुविकल्पीय प्रश्न के लिए नोट क्या लिखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक ही उत्तर सही है। सही उत्तर चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला प्रश्न है, 1931 की भारतीय जनगणना के अध्यक्ष थे? BS गुहा थे, BS गुहा, SC दुबे, JH हट्टन, हर्बर्ट रिजले। तो 1931 की भारतीय जनगणना के अध्यक्ष थे JH हट्टन। ऑप्शन नंबर C वाला सही हो जाएगा। इसके साथ ही हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं और जो आपके बोर्ड परीक्षा में फंसेंगे जरूर। जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? तो मार्क्स ने दिया है बच्चों। जनसंख्या के प्राकृतिक निरोध का सिद्धांत, ये भी मार्क्स ने दिया है। अनुकूलन जनसंख्या का सिद्धांत, ये डाल्टन ने दिया है। फिर यहाँ पे दूसरा प्रश्न हम देखेंगे बच्चों, भारतीय परिवार का परंपरागत स्वरूप क्या है? नगरीय परिवार, एकाकी परिवार, संयुक्त परिवार, ग्रामीण परिवार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा C वाला, संयुक्त परिवार। जाति क्या है? तो जाति एक संस्था है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में पारित हुआ। ये सभी तथ्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको लर्न करना है। प्रभुत्व जाति की अवधारणा MN श्रीनिवासन ने दी। चलिए, तीसरा प्रश्न हम यहाँ पे देखेंगे, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य देखते हैं जो एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको याद क्या रखना है बच्चों? सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में हुई है, इसको रट लेंगे। भारत में पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। भारतवर्ष में अस्पृश्यता निरोधक अधिनियम 1955 में पारित हुआ, रट लेंगे। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 17 से संबंधित है, रट लेंगे। भारत में प्रथम पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष काका कालेलकर थे, तो इसको भी याद रखना है। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी, इसको भी रट लेना है। चलिए, चौथा प्रश्न यहाँ पे देखेंगे बच्चों, आधुनिकीकरण के परिणाम हैं। तो ये सभी नगरीकरण, नए वर्गों का उदय, श्रम का विभाजन, ये सभी ही आधुनिकीकरण के परिणाम हैं। ऑप्शन नंबर D आपका सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, भारतीय प्रजातंत्र की प्रमुख बाधा है? क्षेत्रवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा, इनमें से सभी। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1956 में हुई थी बच्चों। संविधान का 73वां संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। 73वां संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना 1959 में हुई है। दहेज निरोधक अधिनियम 1961 में पारित हुआ है। छठा प्रश्न देखेंगे, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे?
तो नॉर्मन बोरलॉग, MS स्वामीनाथन, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय। तो MS स्वामीनाथन भारतीय में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। हरित क्रांति का संबंध कृषि उत्पादन से है। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव पंजाब राज्य पर पड़ा। भारत में हरित क्रांति 1960 से 1970 के दशक में लागू किया गया। भारत में ग्रामीण विकास के लिए मनरेगा 2 फरवरी 2006 से लागू किया गया। भारत का सबसे बड़ा अस्थायी बाजार पुष्कर मेला में लगता है। और गुजरात राज्य में बेगार प्रथा को हलपति कहते हैं। क्या वो कहते हैं? हलपति कहते हैं। कर्नाटक राज्य में बेगार प्रथा को जीत कहते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। अगर आपने इतने सारे तथ्य और मेरे द्वारा आज के पेपर में कराए गए सभी MCQs अगर आप सॉल्व करते हैं तो बिल्कुल साथियों आप यहाँ पे 10 में 10 MCQ 110% आप सही कर ले आएंगे। स्वतंत्र भारत में भूमि सुधार का प्रमुख उदाहरण है कीटनाशक उपलब्ध कराना, कृषि ऋण का प्रावधान, जमींदारी उन्मूलन, सिंचाई की व्यवस्था। तो स्वतंत्र भारत में भूमि सुधार का प्रमुख उदाहरण है जमींदारी उन्मूलन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उदारीकरण का संबंध है बच्चों शैक्षिक नीति से, सामाजिक नीति से, उपनिवेशवादी नीति से या आर्थिक नीतिगत निर्णय से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आर्थिक नीतिगत निर्णय से। 1918 अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नहीं है, तथ्य है यहाँ पे। 1918 में सर्वप्रथम मजदूर संघ की स्थापना BP वादिया ने की थी। ये भी इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसको क्या करेंगे, लर्न कर लेंगे। 9वां प्रश्न है चिपको आंदोलन के जनक कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चिपको आंदोलन के जनक माने जाते हैं। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट तथ्य क्या है भाई बच्चों, चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया। ऑल इंडिया किसान सभा का उदय 1936 में हुआ। भारत में प्रथम अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग 1953 में नियुक्त किया गया। चिपको आंदोलन का संबंध उत्तराखंड राज्य से। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है भाई? तो उत्तराखंड राज्य से है। चंपारण सत्याग्रह बिहार में हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट तथ्य है। अब इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जितने मैंने इंपॉर्टेंट तथ्य आपको बताएं उसको लर्न कर लीजिए और MCQ सॉल्व कर लीजिए। पूरा पेपर आपका यहाँ से फंस जाएगा MCQ का। निम्नलिखित में से कौन एक समुदाय नहीं है? तो भीड़ एक समुदाय नहीं है। बाकी हिंदू मुस्लिम जनजाति ये एक समुदाय है। ये क्या है? समुदाय है। फिर आ जाइए बच्चों अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, जिसमें 11 वाला नंबर है नागरिक समाज से क्या तात्पर्य है? नागरिक समाज से क्या तात्पर्य है? जिसका उत्तर मैंने लिखा है नागरिक समाज से तात्पर्य ऐसे संगठनों, संस्थाओं और व्यक्तियों के समूह से है जो सरकार और निजी क्षेत्र से स्वतंत्र होकर सामाजिक हित में कार्य करते हैं। 12वां प्रश्न है जीवन प्रत्याशा का क्या अर्थ है? तो जीवन प्रत्याशा का अर्थ किसी व्यक्ति या समूह के औसत जीवन काल का अनुमान जो स्वास्थ्य जीवन शैली और सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। 13वां प्रश्न है बच्चों ग्रामीण समाज क्या है? तो ग्रामीण समाज ऐसे संबंधित अथवा असंबंधित लोगों का समूह है जो एक दूसरे के साथ बड़े ही निकटता से जुड़े होते हैं। 14वां प्रश्न है बच्चों बाजार क्या है? तो बाजार वह स्थान है जहां खरीदार और विक्रेता वस्तुओं और सेवाओं या विचारों का आदान प्रदान करते हैं या भौतिक या डिजिटल रूप में हो सकता है। 15वां प्रश्न है बच्चों जाति और वर्ग में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो जाति जन्म आधारित स्थिर व्यवस्था है जबकि वर्ग आधारित स्थिति पर आर्थिक स्थिति पर आधारित गतिशील प्रणाली है। जाति सांस्कृतिक, वर्ग आर्थिक और पेशेवर पहचान पर केंद्रित होता है। फिर बच्चों यहाँ पे आ जाइए 16वां प्रश्न है सत्तावादी राज्य क्या है? सत्तावादी राज्य वह है जहां सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथों में केंद्रित होती है। इसमें नागरिक स्वतंत्रताएं सीमित होती हैं और विरोध सहन नहीं किया जाता है। 17वां प्रश्न है सामाजिक परिवर्तन को स्पष्ट कीजिए। सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य समाज की संरचना, मूल्यों, व्यवहार या संस्थाओं में होने वाले क्रमिक या त्वरित परिवर्तनों से है जो प्रगति या सुधार ला सकते हैं। 18वां प्रश्न है बच्चों आर्थिक सुधार किसे कहते हैं? तो आर्थिक सुधार उन नीतियों और प्रक्रियाओं को कहते हैं जो अर्थव्यवस्था को अधिक कुशल, प्रतिस्पर्धी और स्वतंत्र बनाने के लिए की जाती है, जैसे उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। दलित वर्ग की प्रमुख समस्याएं क्या हैं? तो दलित वर्ग की प्रमुख समस्याएं हैं सामाजिक भेदभाव, छुआछूत, आर्थिक असमानता, शिक्षा की कमी, बेरोजगारी, भूमि अधिकारों का अभाव, हिंसा, राजनीतिक उपेक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी।
20वां प्रश्न है बच्चों, ग्राम पंचायत के 4 दायित्व बताइए। तो ग्राम पंचायत के 4 दायित्व हैं। पहला है गांव के विकास कार्यों की योजना बनाना, दूसरा है स्वच्छता और पर्यावरण की देखभाल करना, तीसरा है सार्वजनिक सुविधाओं का प्रबंधन करना, चौथा है सामाजिक न्याय और सुरक्षा सुनिश्चित करना। ये आपका 3 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। फिर बच्चों यहाँ पे आ जाइए लघु उत्तरीय प्रश्न, जनसांख्यिकी क्या है। उत्तर है जनसांख्यिकी वह सामाजिक विज्ञान है जो जनसंख्या से संबंधित विशेषताओं जैसे जन्म दर, मृत्यु दर, आयु संरचना, लिंग अनुपात, जनसंख्या वृद्धि, घनत्व और वितरण का अध्ययन करता है। यह जानकारी नीति निर्माण, संसाधन वितरण और विकास योजनाओं के लिए उपयोगी होती है। 22वां प्रश्न है बच्चों, सांस्कृतिक परिवर्तन पर एक टिप्पणी लिखिए। तो सांस्कृतिक परिवर्तन वह प्रक्रिया है जिसमें समय के साथ समाज की मान्यताओं, परंपराओं, मूल्यों और व्यवहारों में बदलाव आता है। यह परिवर्तन तकनीकी विकास, शिक्षा, वैश्वीकरण, सामाजिक आंदोलन और संपर्क के कारण होता है। सांस्कृतिक परिवर्तन समाज को आधुनिकता की ओर ले जा सकता है। फिर आ जाइए 23वां प्रश्न है बच्चों, सामाजिक विषमता क्या है। तो सामाजिक विषमता से तात्पर्य है समाज में विभिन्न जाति, धर्म, लिंग, आयु, शिक्षा और आर्थिक स्थिति के आधार पर लोगों के बीच असमानता। यह असमानता अधिकार, अवसर, संसाधनों और जीवन की गुणवत्ता में भिन्नता के रूप में प्रकट होती है, जो सामाजिक न्याय, समानता और सामुदायिक सामंजस्य को प्रभावित करती है। फिर बच्चों यहाँ पे 23 के बाद आपका आता है 24वां प्रश्न, धर्मनिरपेक्ष राज्य कारण के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य की प्रमुख विशेषताएं हैं सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार, किसी विशेष धर्म को राज्य का समर्थन नहीं, धार्मिक स्वतंत्रता, कानून धर्म से प्रभावित नहीं होते, सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती, नागरिकों को धार्मिक मान्यताओं के आधार पर भेदभाव से मुक्त रखना और संविधान द्वारा धर्मनिरपेक्षता की सुरक्षा। तो ये इसका आंसर हो गया। फिर आपका 25वां प्रश्न आता है बच्चों, भारत में पिछड़े वर्गों की समस्याओं की विवेचना कीजिए। तो भारत में पिछड़े वर्गों की सामाजिक भेदभाव, आर्थिक असमानता, शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, बेरोजगारी, भूमि व संसाधनों तक सीमित पहुंच, राजनीतिक हाशिए पर रहना, यहाँ पे कुछ गड़बड़ लिखा हुआ है, जातिगत भेदभाव, ठीक है, और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन न होना जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिससे उनका विकास बाधित होता है। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है बच्चों, हित प्रतिस्पर्धा, संविधान और सामाजिक परिवर्तन की चर्चा कीजिए। हित प्रतिस्पर्धा का तात्पर्य है विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक समूहों के बीच अधिकारों और संसाधनों की प्राप्ति के लिए संघर्ष से है। भारतीय संविधान सभी नागरिकों को समानता, सामाजिक न्याय और अवसर प्रदान करता है, जो सामाजिक परिवर्तन को सक्षम बनाता है। यह संविधान समाज में न्याय संगत बदलाव लाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये इसका उत्तर हो गया। फिर बच्चों यहाँ पे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में आपका आता है, उदारीकरण ने रोजगार के प्रतिमानों को किस प्रकार प्रभावित किया है। इसका उत्तर यहाँ पे लिखा है, इसको बिल्कुल आप पॉज करके पूरा आंसर पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए। फिर अथवा में पूछा गया है, अगर आपको एक ही अटेंड करना है, ऊपर का प्रश्न नहीं आता है तो यहाँ पे दूसरा वाला आप अटेंड कर सकते हैं। प्रश्न पूछा गया है, जाति को परिभाषित कीजिए तथा इसके प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका वर्णन है। यहाँ पे पूरा वीडियो आप पॉज करिए और इसको पढ़ करके अच्छे से समझ लीजिए। 28वां प्रश्न है बच्चों, लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए, लोकतंत्र में दबाव समूह की भूमिका का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका उत्तर लिख रखा है, इसको पॉज करके पूरा का पूरा उत्तर हेडिंग वाइज आप यहाँ पढ़ के समझ करके याद कर लीजिए। फिर अथवा में पूछा है, ठीक है, कि सामाजिक आंदोलन का क्या अर्थ है, इसके प्रकारों की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पे भी इसका उत्तर लिख रखा है पूरा, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको याद हो जाएगा। हेडिंग से याद रखिएगा, हेडिंग से इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। 29वां प्रश्न है, भारत में सामाजिक परिवर्तन के कारण एवं परिणामों की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पे सामाजिक परिवर्तन के कारण और परिणाम की विवेचना लिख रखा है। ये पूरा आप अच्छे से इसको वीडियो को पॉज कीजिए और पूरा का पूरा आप इसका सब कुछ याद कर लीजिए समझ करके। ठीक है। फिर अथवा में पूछा, जनजातीय आंदोलन से आप क्या समझते हैं, सरकार द्वारा जनजातीय के हित में किए गए परियोजना का उल्लेख कीजिए। तो जनजातीय आंदोलन का अर्थ और सरकार द्वारा किए गए प्रयास, ये पूरा यहाँ पे लिख रखा है हमने, इसको पढ़िए और इसको समझ करके याद कर लीजिए। इस प्रकार ये आपका पूरा पेपर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है और यही पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।